एसआईआर 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 दोबारा देश में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसआईआर का इतिहास क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसमें कितने जजमेंट दिए, पोन्ना राजू से लेकर सर्बानंदा सोनोवाल सारे केसेस में क्या क्या डिस्कशन हुआ, इस एसआईआर की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सारा मैं इस वीडियो में खोल के आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि एसआईआर क्या चीज़ होती है, वोटर लिस्ट कैसे काम करती है, सिटीजनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर्स हैं। तो दोस्तों बात ऐसे शुरू होती है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको मालूम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है यहाँ पे वोटर लिस्ट। अब सोचो अगर वोटर लिस्ट ही गलत हो, जैसे कि उसमें मरे हुए मृत लोगों का नाम हो, गलत टाइप से एंट्रीज हों, फेक लोग वोट करने लगें, या फिर डुप्लीकेट वोटिंग होने लगी, मतलब एक आदमी दो नाम से वोट करने लगे, या एक आदमी के दो अलग अलग वोट हों वैसे वोट करने के लिए, तो जैसे ये वोटर लिस्ट फेक होगी वैसे ही हमारी डेमोक्रेसी भी फेक हो जाएगी। तो अब हम समझते हैं 1950 से अभी 2026 तक के बीच में, जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, तब से इसमें लड़ाई झगड़ा पंगे शुरू हो गए थे। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो उसमें आर्टिकल 324 भी लिखा गया। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया और ये बोला गया कि उसकी देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स पावर इज़ फ्री कंडक्ट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और वोटर एंड टू मेंटेन वोटर लिस्ट। अब देखो यहाँ आई प्रॉब्लम। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री और डाइवर्स कंट्री है। यहाँ इंटरनल माइग्रेशन बहुत हैं, इलिटरेसी है, वीक डॉक्यूमेंटेशन है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, जितनी भी हमारी वोटर लिस्ट थी 1950 के बाद जो बनी थी अभी तक, वो बहुत मेसी हो गई। अब मैं आपको केस बताता हूँ 1952 का ही, उसी टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ उसी के टाइम पे पहला इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन 1951 में। तो उसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट खड़े हुए कर्नाटक से, उनका नाम था, कर्नाटक से नहीं तमिलनाडु से, उनका नाम था एनपी पोन्नुस्वामी। तो पोन्नुस्वामी का क्या हुआ, जो नॉमिनेशन था वो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। तो अब वो इस मैटर को लेके कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला कि सॉरी कोर्ट नहीं, ईसीआई ने रिजेक्ट किया, तो उस मैटर को लेके वो कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे इलेक्शन लड़ने दो। पहले वो हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन प्रोसेस को बोला कि भैया इलेक्शन प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो आप कोर्ट आ गए, आप फाइल सही से नहीं कर पाए तो आप आ गए, आप खड़े उठने नहीं दिया जा रहा, कोई दबा रहा है तो आ गए। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, नॉमिनेशन से लेके फाइलिंग तक, फिर वोटिंग कराना। अगर आपको तब कोई प्रोसेस इशू होने लगता है तो आप अंत में कोर्ट आ सकते हो। ये कोर्ट ने उस टाइम पे कहा और ये बोला इलेक्शन के बीच में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इस केस से जो प्रिंसिपल निकला, इससे निकला कि मतलब ईसीआई जो है उसको स्ट्रेंथन मिला, मतलब ईसीआई और स्ट्रेंथन हो गई। और यही आगे वाले जो इलेक्शन लॉस का बेस बना कि ईसीआई के पास पावर बढ़ती चली गई कि भाई इलेक्शन परमिशन जो चाहे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कर सकता है। और यही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में भी लिखी हुई है। अब देखो ईसीआई की पावर का ना एक्सपेंशन हुआ कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1978 में पंजाब में इलेक्शन हुए। यहाँ पर एक व्यक्ति थे मोहिंदर सिंह गिल नाम के। मोहिंदर सिंह गिल फाजिल्का सीट से लड़ाई कर रहे थे। तो हुआ ये, उस टाइम पे वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस हो गया। तो ईसीआई ने उनका जो इलेक्शन था वो कैंसिल कर दिया, बोला नहीं भाई अब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोहिंदर सिंह गिल जो है वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा भाई ईसीआई के पास पावर ही नहीं है, ईसीआई जो काम करेगा वो आरपीए 1951 के अंदर करेगा और आरपीए 1951 ये पावर ही नहीं देता है ईसीआई को कि आप इलेक्शन कैंसिल कर सको। उसमें ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट पावर नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको इलेक्शन किसी का कैंसिल करना है, नल एंड वॉइड करना है, तो आप पहले ट्रिब्यूनल जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे। ईसीआई हाई कोर्ट जाएगा और वहाँ से हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी ये इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये मामला जब मोहिंदर सिंह का सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल 324 जो है उसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन करा सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा नहीं भैया, अगर कानून में कोई एम्बिग्विटी है तो ईसीआई को पावर है वो एक्शन अपने हिसाब से डेमोक्रेसी बचाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। ठीक, तो ये कुछ केस थे इससे रिलेटेड। और मैं आपको बताता हूँ कि 1990 तक इंडिया में बहुत सारे
इश्यूज़ बढ़ चुके थे। फेक वोटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, डुप्लीकेट नेम आ गए थे, इलीगल माइग्रेशन हो चुकी थी 1990 तक, स्पेशली असम में। असम में 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुए। क्या हुआ असम अकॉर्ड में? इस समय ये हुआ कि बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट इंडिया आने लग गए थे। तो आसू नाम की संस्था थी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और एक था असम गण परिषद। तो हुआ ये कि इन्होंने विद्रोह का चलाया 7 साल की, भाई बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट इंडिया आ चुके हैं और इनके चक्कर में हमारी संस्कृति का जो है वो हनन हो रहा है, असमिया संस्कृति पर का हनन हो रहा है। तो हुआ ये कि इनकी सरकार के साथ डील हुई। तो सरकार ने ये बोला, देखो 1966 से लेके 1971 तक जो भी लोग आए हैं भारत में, उनको 10 साल अगर वो और रुकेंगे तब जाके इनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। और 1971 मार्च 24 से के बाद भी अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया आया है तो उसको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? इंडियन सिटीजनशिप। और 1966 से पहले जो आए हैं उनको तो मिलेगी ही। ये पूरा बैकग्राउंड था इस मामले का। अब यही लड़ाई उस टाइम पे केस सॉल्व हो गया और असम की जो असम स्टूडेंट यूनियन पार्टी थी वो भी मान गई और सरकार के बीच में भी सुलह टाइप की हो गई। अब 2005 में लेकिन जो वो था इलीगल माइग्रेशन वो अभी भी चलता रहा असम बंगाल इस इलाके में। तो 2005 में सर्बानंद सोनोवाल ने, जो असम के मुख्यमंत्री भी रहे अभी कुछ टाइम पहले और सेंटर में भी मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सरकार ने ना एक कानून बनाया, उसका बोलते हैं IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल एक्ट। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये समझते हैं कि IMDT एक्ट था क्या। देखिए IMDT एक्ट का सबसे जो इशू, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि वो इलीगल माइग्रेंट को रोक नहीं पा रहा था। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ से इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश से इंडिया आता है, तो इस IMDT एक्ट के तहत जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो स्टेट के ऊपर था। अब मतलब मैं समझता हूँ, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया आ रहा है तो स्टेट को प्रूफ करना पड़ता था कि भाई ये बांग्लादेशी आदमी है या किसी बाहर देश से आया है। तो ये बहुत टफ पड़ रहा था उस टाइम पे, और उनको ये लग रहा था कि भाई ऐसे तो स्टेट अगर मान लो प्रूफ कर नहीं पाया, पुलिस प्रूफ कर नहीं पाई, तो असम में सारे लोग बाहर से भर जाएंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो IMDT एक्ट था ये केवल असम के लिए बनाया था। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो हुए वो हाई कोर्ट चले गए, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा भाई कोई भी कानून एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप कैसे बना सकते हैं, आर्टिकल 18 का हनन है। तो देखिए इतना सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया देखो, इलीगल माइग्रेशन से जो है इलेक्टोरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, डेमोक्रेसी को ये अफेक्ट करता है इलीगल माइग्रेशन, और नेशनल सिक्योरिटी का तो मुद्दा है यही। तो फिर कोर्ट ने ये IMDT एक्ट जो था इसको क्वैश कर दिया। अब देखिए इलीगल माइग्रेशन जो SIR चल रहा है उसका जो राजनीतिक इम्पैक्ट है वो क्या होगा। लोग अभी सोच रहे हैं ना कि ये एक नया टाइप का NRC है, जो सिटीजनशिप है उसका वेरिफिकेशन है, इलीगल वोटर जो है उसका एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। जो इलीगल वोटर लोग बाहर से आए हैं उनका एक सरकार डेटाबेस बना रही है। अब आता है देखो ये करंट SIR का मुद्दा। इलेक्शन कमीशन ने बोला है भाई 2003 के बाद वोटर लिस्ट में बहुत डिफेक्टिव एंट्रीज़ हो गई हैं, अब हमें दोबारा SIR करना पड़ेगा। और उन्होंने रीज़न बताया कि माइग्रेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ, बहुत डुप्लीकेट वोटर आ गए और फेक एंट्रीज़ हो गई। अब आप ऐसा करोगे, ऐसा हुआ कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1990s में ना देश में LPG रिफॉर्म्स आए थे, इस समय बहुत माइग्रेशन हुई, लोग गांव से देश या इधर सिटीज़ में निकल के आए, कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया, कोई तमिलनाडु से आया, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई देश में। उसके बाद असम का मुद्दा चल ही रहा था, बहुत इलीगल इमिग्रेंट भी आ ही रहे थे उस टाइम से। तो पूरे देश में 2003 के से पहले बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुकी थी। कुछ लोग मरे, उनका नाम लिस्ट से हटाया नहीं गया, कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, यहाँ भी वोट दे रहे हैं, यहाँ भी वोट दे रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी वोट दे रहे हैं। तो इस सब के कारण बहुत ज़्यादा जो हमारी वोटिंग लिस्ट थी वो ज़्यादा क्योटिक हो चुकी थी। तब ECI ने कहा कि अब होगा SIR भैया, जिसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसमें
रिवीजन तो होता ही रहता है हमेशा वोटर लिस्ट में, लेकिन एसआईआर जो है बहुत डीप वेरिफिकेशन करता है। ये देखता है कि वोटर जेन्यून है कि नहीं है, इसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, लोग माइग्रेटेड हुए हैं तो जो वो जहाँ से आए हैं वहाँ से नाम उनका कटा है कि नहीं हुआ है, ठीक है, जो व्यक्ति डेड है या मर चुका है उसका नाम तो नहीं लिखा है, या कोई डाउटफुल वोटर है, इलीगल इमिग्रेंट है, तो उसको भी देखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। लोगों का कहना है कि भैया ये जो आप एसआईआर करा रहे हो ना अभी करेंटली, ये एक एनआरसी जैसा मामला है। इसमें लोगों का डर है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उन्होंने ये बोला है कि भैया जो गरीब लोग हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे, जैसे एनआरसी में कहाँ से लाए थे तो एसआईआर में भी कहाँ से लाएंगे। और वो बोल रहे हैं वो लोग कि भाई इससे माइनॉरिटी को टारगेट किया जाएगा। और उन्होंने बोला है कि सबसे मुद्दा बोला है कि भाई अगर आप एसआईआर कर रहे हो तो ईसी सिटीजनशिप डिसाइड करेगा। अब मतलब ये जो एसआईआर हो रहा है वो उसी के इलेक्शन कमीशन उसका ही नाम रखेगा, जो इंडिया का सिटीजन है उसी का ही नाम रखेगा। तो इनडायरेक्टली जो लोग कोर्ट गए हैं वो कहना चाह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप कब से डिसाइड करने लग गया है। तो ईसी को जो अगर सिटीजनशिप अगर ईसी डिसाइड करेगा तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो अपना जजमेंट दिया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बैलेंस जजमेंट दिया है, वो किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को पहली बात वैलिड बोल दिया है, बोला ना एसआईआर तो होगा भाई, क्यों होगा, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर फेक वोटर यहाँ रहेगा तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा, और इसको आर्टिकल 324 के अंदर ये ताकत भी मिली हुई है। और इम्पॉर्टेंट एक लाइन और बोली कोर्ट ने ये बोला है, एसआईआर ब्रीथ्स लाइफ इनटू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब कि एसआईआर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जान फूंकता है, ये डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लिमिटेशन लगा दिया। वो लिमिटेशन क्या था, आप एसआईआर तो करो, ईसीआई से बोला आप एसआईआर करो, लेकिन आप सिटीजनशिप देने की अथॉरिटी आपके पास नहीं। इसका रियल मीनिंग क्या है, इसका रियल मीनिंग ये है ईसीआई जो है वो केवल इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप जो वोट दे रहे हो आप वहाँ के लायक हो कि नहीं, आप एलिजिबल हो वहाँ वोट देने के लिए कि नहीं। या किसी कोई ये नहीं कहेगा कि ये यहाँ का सिटीजन नहीं है, इस सिटीजनशिप ये यहाँ का व्यक्ति इसका नाम यहाँ है लेकिन यहाँ का सिटीजन नहीं है, या फिर कोई एक व्यक्ति इस लिस्ट में है ये इसका सिटीजन नहीं है कहीं और बाहर का है, ऐसा नहीं कह सकता। वो ये कह सकता है कि आप केवल आप लायक हैं कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी है वोट देने के लिए कि नहीं। अगर ईसीआई को कोई डाउट हुआ ये परसेंट सिटीजन नहीं है तो ईसीआई डायरेक्टली ये उसको नहीं बोलेगा कि भाई तुम इंडियन नहीं हो। तो ईसीआई ऐसे में करेगा क्या, ईसीआई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो भेज देगा। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कौन, यूजुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या ट्रिब्यूनल्स होते हैं या कोई लीगल अथॉरिटी अगर बना दी जाएगी तो ये काम उसने वो डिसाइड करेगा। कोर्ट ने अब ये सेफगार्ड क्यों दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि भैया जेन्यून वोटर भी कुछ लोग जो गरीब हैं भारत में वो जेन्यून वोटर हैं, स्पेशली वो लोग माइग्रेंट। अगर मान लो कोई व्यक्ति बिहार से असम माइग्रेट होकर गया है और उसके पास अभी तत्काल प्रभाव में वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या वो 2003 की अपनी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है 3 से पहले की, तो उसमें कहीं जो ईसीआई है उसकी सिटीजनशिप ना छीन ले। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप जाओ ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दो। अगर कोई माइग्रेंट का इशू आ रहा है, लेबर का इशू आ रहा है, रूरल पूरे कोई गरीब है उसका इशू आ रहा है, किसी व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप एक काम करो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दो। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला कि आप उस व्यक्ति को नोटिस दो, हियरिंग दो, सुनो भाई उसकी बात, फिर रीज़न बताओ कि आपका नाम क्यों हटाया जा रहा है, और उसको अपील भी अलाउ करो कि भाई तुम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि मन में आया नाम काट दिए। इसमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, देखो ईसीआई की पावर और सिटीजन प्रोटेक्शन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। ईसीआई की पावर क्या बोली है, वोटर लिस्ट को क्लीन करो, ठीक है, फेक एंट्रीज को हटा दो और इलेक्टोरल में प्योरिटी लेके आओ और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करो। वहीं पर सिटीजन प्रोटेक्शन के लिए क्या बोला उन्होंने, जेन्यून वोटर जो है ना, जेन्यून वोटर उसको प्रोटेक्ट करोगे तुम, और आर्बिट्री डिलीशन नहीं होगा भाई, और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो पूरा, कि मतलब नोटिस दो, हियरिंग कराओ, रीजंस बताओ, फिर अपील भी अलाउ करो। फिर इससे क्या होंगे, जो राइट्स होंगे उस व्यक्ति के वो सेफ गार्ड रहेंगे। अब 2 आर्टिकल थे, ये आर्टिकल भी है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला आर्टिकल है, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरा आर्टिकल है, इसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर अलाउ भी कर दिया है और सिटीजनशिप की पावर जो है ना वो लिमिट भी कर दी है। आर्टिकल कहता है कि ये एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्राडिक्शन है भाई।
अगर मतलब बट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है भाई, ये यही जो मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ईसीआई वो इलेक्टोरल रोल तो बनाएगा लेकिन उसके पास पावर नहीं है, पावर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल कह रहा है कि ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन बोल दिया है कि कहीं ना कहीं पहले आप ईसीआई के माध्यम से हटा रहे थे, अब ये हो सकता है कि अब यहाँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो माइनॉरिटी का राइट्स प्रोटेक्ट ना करे, वो लेबर पुअर जो गरीब लोग हैं उनको हटा दे। तो ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल बात ये है कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाने की कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने। डेमोक्रेसी को क्लीन भी रखना है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी प्रोटेक्ट करने हैं। सबसे सिंपल एक लाइन में आप इसको सब पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाऊं, दोनों आर्टिकल, तो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट वेरीफाई कर सकता है लेकिन किसी की भी सिटीजनशिप का फाइनल जज नहीं बन सकता है। वो जज कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वही बनेंगी। बस ये आर्टिकल में यही था, इसको सुनिए, समझिए और एसआईआर का मुद्दा ध्यान में रखिए।